चूंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, मुझे लगता है आज इस पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की बात होगी। मैं आता हूं आप लोग के पास। एक बार बृजमोहन श्रीवास्तव जी का भी मैं रुख करना चाहूंगा। आप एनसीपी के नेता हैं। बृजमोहन जी, जरा मुझे यह बताइए, मैं अभी पूछ रहा था कांग्रेस के नेता से सवाल की पेंच क्यों नहीं सुलझ रहा है वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर। आपका वाला जो गुट है उधर भी तो वही स्थिति नजर आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है यहां पर? अखिलेश जी, मैं सोचता हूँ आपके पास शायद जानकारी ठीक नहीं है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के महाराष्ट्र के 3 प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हम तीनों पार्टियों के नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हमारा मकसद 48 सीटें जीतने का है। हम लोग इस मुद्दे पे नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी आदरणीय अधीर रंजन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विघ्नकारी हो, जो छोटे छोटे मुद्दों को उठाता हो। हम लोगों ने आपस में तय किया है कि हमारा मुख्य टारगेट ये है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से आए, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय कर लिया है कि 48 सीटों का जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा जिससे कि हम मैक्सिमम 48 की 48 सीटें जीत सके। तो वही तो हमारा उद्देश्य विनेबिलिटी है। वो वही तो पूछ रहा हूं कि जो आपने तय कर लिया कि 48 की 48 सीटें जीते, तो कौन कहां से लड़ेगा ये क्यों नहीं तय हो पा रहा है? नहीं, ये तय है। आपने शायद आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने बोल दिया है कि महाराष्ट्र के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और चूंकि वो हमारे प्रमुख घटक के नेता हैं, उन्होंने जो बात बोली है उसको उस पे मेरे को किसी प्रकार से वो कोई प्रतिक्रिया देने का अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? नहीं, मुद्दा सीट का नहीं है, हमारा टारगेट फिर मैंने कहा कैसे नहीं सीट हमारा टारगेट वहां पे बात कर रहे हैं जी। हमारा ठीक है, टारगेट वो है, मुद्दा सीट का कैसे नहीं है? हर जगह सीट को लेके ही तो बाहें मरोड़ रहे हैं लोग, जो हम देख रहे हैं हर जगह से तकरार की खबरें आ रही हैं। अगर आप आईएनडीआईए के नेताओं के से हम लोगों की तुलना करेंगे तो मुझे लगता है शायद ठीक नहीं होगा। हमारा निर्णय बहुत स्पष्ट है। जगहों पर फिर से उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पेच क्यों फंसा हुआ है? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। बुनियादी सा सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, कोई पेच नहीं फंसा हुआ, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। सारी चीजें तय हैं और इसकी घोषणा विधिवत ठीक टाइम पे हो जाएगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला लिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और हम पूरी तौर से इस बात पर ठीक है। चलिए, अब मेरे साथ बाकी जो मेहमान है मैं उनका रुख करना चाहूंगा। आशीष रंजन जी, महाराष्ट्र में इस बार आप क्या समीकरण देख रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ की स्टेट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। अब रही बात महाराष्ट्र की, चर्चा कीजिए। 2014 और 2019 में बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी, तो एक तरीके से स्वीप किया उस अलायंस ने। पहली बार दो जो बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना, उसके टुकड़े हो गए। अब वहाँ पे जो पार्टी कैडर है, ऑफ कोर्स एमएलए एमपी दूसरे अलग अलग गुट में बट गए हैं, लेकिन जो पार्टी कैडर है या पार्टी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो किस तरफ है और किस तरफ आएगी, वो एक इंटरेस्टिंग बैटल है। उसका अभी हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आपके जो कुछ दिन 2 दिन पहले जो सर्वे रिजल्ट आए थे, कल ही आई थिंक, उसमें महाराष्ट्र में अपने आप में कांटे की टक्कर दिखा रही है। 28 और 20 या 43%, 42% का आंकड़ा है। इसमें से थोड़ा भी 1-2% का स्विंग इधर से उधर गया तो सीटों का खेल जो है, गणित जो है, वो बड़े पैमाने पर बदल जाएगा। 1-2 चीज़ें और देखिए कि वो ये है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 7 सीटें ऐसे थी लोकसभा की जिसमें कि 5% से कम का मार्जिन था, मार्जिन ऑफ विक्ट्री। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि 16 तक ऐसी सीटें थी जहां पे मैसिव 20% से एवं मार्जिन ऑफ विक्ट्री था, और उसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी और शिवसेना जीती। अब चूंकि पार्टी टूट चुकी है, मतलब कि, तो उसमें इंटरेस्टिंग बैटल होगा ये हमें देखना कि जो कैडर और वोटर किस तरफ जाते हैं और कैसा इक्वेशन बदलते हैं, तो वो हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण ये भी है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने, उसका भी हर किसी को अब इंतजार है। दिमाग, आपको क्या तस्वीर यहाँ की नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गड्ढमगड्ढ है, और वो इसलिए भी है क्योंकि पार्टियां इतनी ज़्यादा टूट चुकी हैं। दो बड़ी पार्टियां दो अलग अलग घटकों में बट चुकी हैं, और दोनों घटक विपक्षी एक दूसरे के विपक्ष में है। अब सवाल ये है, जिस पर बड़ी चिंता है सभी नेताओं को, कि जब तालमेल होगा तो क्या हमारे वोट ट्रांसफ़र जो होते हैं वो हो पाएंगे?
यानी अगर एनसीपी का कोई उम्मीदवार हो और वो एनसीपी बीजेपी के साथ अभी है, तो क्या बीजेपी का वोटर उस एनसीपी के उम्मीदवार को वोट देगा जिसको उसने ज़िंदगी भर जिसका विरोध किया है, या वो घर बैठना पसंद करेगा कि भाई अगर ये तालमेल में आ गए तो खुद लड़ें अपना चुनाव। तो ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है वहाँ जहाँ तक गठबंधन का सवाल है। दूसरा एक जो आपने कहा ही कि भाई अब असेंबली के भी चुनाव है, क्या उद्धव का जो गुट है वो ये जो सिंपैथी होगी कि भाई पार्टी इनकी तोड़ दी गई, क्या वो फायदा लोकसभा चुनाव में उसका ले पाएंगे? क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव होगा, जो मुद्दा होगा, वो प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट से लीड करेंगे, तो क्या वो उसका फायदा उठा पाएंगे या वो सिर्फ लोकसभा में सो बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार ट्राई की जाएंगी। और जब भी पहली बार इस तरह की चीजें ट्राई की जाती हैं, उस चुनाव की बात छोड़ दें, तो उस समय हमेशा एक दोनों तरफ से बड़ा कॉशियस व्यू रहता है और वही हम देख सकते हैं। अब तो 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 4 जून को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक यह पूरा चुनाव होना है। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और प्रदीप जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी पिछले सेगमेंट में। सवाल मेरा यह है, हर राज्य में हम देख रहे हैं कि सीटों को लेकर ऐलान हो रहा है प्रत्याशियों का, यहां पर दोनों ही खेमों में पेच क्यों फंसा हुआ है? वजह क्या नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, एक तो अनिश्चितता है, 2 पार्टियां टूट गई हैं, तो विधायक और सांसद किसके साथ हैं ये तो बड़ा स्पष्ट है। जनाधार कौन लेकर गया है इसका अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है। ये पहली बार जो है लोकसभा में होगा, उसके बाद विधानसभा में कायदे से होगा। लोकसभा का चुनाव है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, तो इसलिए अगर इस गठबंधन में बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ेगी तो इस गठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा। अगर बाकी जो दोनों रीजनल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा सीटें लड़ेंगी तो गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि अनिश्चितता है वहाँ पर। और नुकसान उस कंडीशन में भी होगा, मान लीजिए शिंदे और उद्धव ठाकरे का गुट आमने सामने होता है, तो वहाँ इस बात की संभावना ज़्यादा है कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिले और उसका फ़ायदा मिले और एक नाथ शिंदे गुट को नुकसान हो। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश, मतलब गठबंधन की कोशिश होनी चाहिए कि उनका आमना सामना कम से कम हो। ठीक है। और अब हम पश्चिम बंगाल की भी बात करने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वहां पर क्या होने वाला है, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। आनंद दुबे जी और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।